Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. The topic of discussion is evaporation. अब evaporation क्या है? Evaporation है कि the conversion of a liquid state of a substance into its vapors. कि जब एक liquid state, एक substance का जो liquid state है वो convert होता है उसके vapor state में at all temperature. At all temperature, तो द फिनोमेना इज कॉल्ड एवापोरेशन. कि आपके पास एक सब्सटेंस है वो लिक्विड स्टेट में है, जब वो कन्वर्ट होता है वेपर्स में तो इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? इस फिनोमेना को कहते हैं एवापोरेशन. स्टूडेंट, अगर मैं इसकी एक्सप्लेनेशन पे जाऊं तो लेट अस कंसिडर कि आपके पास एक कंटेनर है. ये आपके पास एक कंटेनर है, इसमें कोई भी लिक्विड पड़ा हुआ है. लेट मैं कह देता हूं कि ये वाटर है. कोई भी लिक्विड इसके अंदर पड़ा हुआ है तो स्टूडेंट लिक्विड की ये खासियत होती है कि ये जो इसके जो इंटीरियर के मालिक्यूल्स होते हैं वो अगर ये मालिक्यूल्स हैं ये, तो एक मालिक्यूल को चारों साइडों से बाकी मालिक्यूल्स अपनी तरफ खींचते हैं. ठीक है स्टूडेंट, तो इसको ये मालिक्यूल अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, इसको डाउनवर्ड, ये अपवर्ड. तो लिहाजा जो नेट फोर्स एक मालिक्यूल पे लगती है दैट इज जीरो. एक मालिक्यूल पे नेट फोर्स जीरो लगती है. लेकिन इसी इसना में फिर क्या होता है एवापोरेशन के दौरान कि जो हाई एनर्जी आपके मालिक्यूल्स होते हैं ये सरफेस पे आ जाते हैं. यानी हाई एनर्जी मालिक्यूल्स आपके पास इधर सरफेस पे आ जाते हैं ये, और जो लो एनर्जी मालिक्यूल्स होते हैं वो इनसे भी नीचे होते हैं. तो जो और लो एनर्जी मालिक्यूल होते हैं वो इनसे भी नीचे होते हैं, जो और लो होते हैं वो इनसे भी नीचे होते हैं. तो इस तरह स्टूडेंट जो जिस मालिक्यूल की एनर्जी बढ़ती जाएगी वो इस तरह सरफेस पे आता जाएगा. तो जो ही वो सरफेस पे आता जाएगा तो सरफेस पे स्टूडेंट ये तीनों की तीनों फोर्सेस होंगी, लेकिन अपवर्ड वाली फोर्स नहीं होगी. तो अब इस मालिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी चूंकि मैक्सिमम है इसीलिए ये सरफेस पे आया है. तो जो ये सरफेस पे आएगा तो उसको ये वाली फोर्स अब ब्रेक करनी पड़ेगी ताकि वो निकल जाए. स्टूडेंट, तो जब वो जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो इस इंटर मालिक्यूलर फोर्स को क्या करेगा? ओवरकम करेगा. जब ओवरकम करेगा तो इस लिक्विड की सरफेस से स्केप हो जाएगा और वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा. तो दैट इज कॉल्ड एवापोरेशन. अब स्टूडेंट क्या हो गया कि एक हाई एनर्जी जो वाटर का मालिक्यूल था या किसी भी लिक्विड स्टेट का जो मालिक्यूल था वो कन्वर्ट हो गया वेपर स्टेट में. अब उसकी एनर्जी तो मैक्सिमम है, ठीक है, मैक्सिमम थी इसीलिए निकल गई. तो पीछे जो मालिक्यूल रह गए इसका मतलब है कि इससे जो पिछला वाला मालिक्यूल है इसकी एनर्जी इससे कम है, लिहाजा क्या हो जाएगा? कूलिंग काज हो जाएगी. इसीलिए स्टूडेंट हम क्या कहते हैं कि एवापोरेशन इज अ कूलिंग फिनोमेना. हम कहते हैं कि एवापोरेशन इज अ कूलिंग फिनोमेना. ये क्या है? कूलिंग फिनोमेना है. कूलिंग फिनोमेना है. स्टूडेंट, इसी बात को आप यूं कंसिडर करें कि ये आपके पास एक बीकर है, इसके अंदर आपके पास कोई भी लिक्विड है या आप इसको इवन वाटर ही कंसिडर कर दें. तो होगा क्या कि जब ये मालिक्यूल हाई एनर्जी के जो मालिक्यूल्स हैं जो इसके सरफेस पे थे जब ये इससे एस्केप हो जाएंगे, जब ये इससे एस्केप हो जाएंगे तो क्या होगा कि पीछे लो एनर्जी वाले मालिक्यूल्स रह जाएंगे. मतलब कि इनके पीछे फिर ये मालिक्यूल्स हैं ना, ये हाई एनर्जी के मालिक्यूल निकलेंगे तो पीछे लो एनर्जी मालिक्यूल्स रहेंगे. जब लो एनर्जी मालिक्यूल रहेंगे तो उनकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी. तो वो जो लो एनर्जी मालिक्यूल है वो सराउंडिंग से एनर्जी लेंगे. जब अपने सराउंडिंग से एनर्जी लेंगे तो एज अ रिजल्ट क्या होगा? एक कूलिंग इफेक्ट काज होगा स्टूडेंट. अब स्टूडेंट अगर इस कूलिंग इफेक्ट को आप अपनी डेली लाइफ में देखें तो सर्दियों में रादर गर्मियों में जब आप पे पसीना आता है तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एवापोरेशन. जब हॉट समर डेज में आप पे पसीना आता है, जो स्वेटिंग आप जिसको कहते हैं स्वेटिंग, जब यही स्वेटिंग यही पसीना जब खुश्क हो जाता है तो आपको ठंडक फील हो जाती है. क्यों? क्योंकि जो आपका जो पसीना खुश्क होता है इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एवापोरेशन, जिसकी वजह से आपको कूलिंग फील हो जाती है. इसी तरह से स्टूडेंट आपने अगर देखा हो कि जो मिट्टी के बर्तन होते हैं इनमें पानी अक्सर ठंडा रहता है. अब ये क्यों रहते हैं स्टूडेंट? दैट इज आल्सो ड्यू टू एवापोरेशन. अब स्टूडेंट ये आपके पास एक जो कंटेनर है आपका वो मिट्टी का बना हुआ है और उसके अंदर ये वाटर पड़ा हुआ है. मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उनमें पानी अक्सर ठंडा रहता है. अब इसकी क्या वजह है?
इसकी वजह यह है कि जो मिट्टी के ये कंटेनर होते हैं तो इसमें स्मॉल स्मॉल होल्स होते हैं। तो जो ही हाई एनर्जी मॉलिक्यूल इधर सरफेस पे आते हैं तो इधर इन पोर से जो ना बाहर निकलते हैं, ये बाहर निकले, ये इधर से बाहर निकलते हैं, इधर से बाहर निकले। तो जो ये इधर इन पोर से बाहर निकलते हैं तो पीछे लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं। जो लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स रहे तो अपने सराउंडिंग से एनर्जी ले लेते हैं, तो एज अ रिजल्ट कूलिंग काज होती है। जो रिमेनिंग वाटर मॉलिक्यूल होते हैं उनकी एनर्जी कम होती है। एज अ रिजल्ट जो आपके पास मिट्टी के बर्तन होते हैं उनमें पानी क्या रहता है, ठंडा रहता है। इसी के मुकाबले में आप अगर आयरन के या लोहे का कोई भी बर्तन ले लें तो उसमें पानी उतना ठंडा नहीं रहता, क्योंकि उसमें ये जो पोर्स होते हैं ये नहीं होते, या अगर होते हुए तो इंतहाई माइन्यूट होते हैं, इनसफिशिएंट होते हैं फॉर द स्केपिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स। दैट इज वाई उसमें क्या होता है कि वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं, जो वाटर है इस तरह के बर्तन में क्या रहता है, गर्म रहता है स्टूडेंट। और इसके अलावा ये होते हैं स्टूडेंट कि एवापोरेशन जो होता है इट अकर एट ऑल टेम्परेचर्स, कि ये हर एक टेम्परेचर पे होता है। इट अकर एट ऑल टेम्परेचर, एवापोरेशन अकर एट ऑल टेम्परेचर। ये जरूरी नहीं है कि ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे नहीं होगा, या 25 पे होगा और 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे नहीं होगा। तो स्टूडेंट ये हर टेम्परेचर पे होगा, लेकिन क्या होगा, इसका रेट डिफरेंट होगा। 25 या 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो एवापोरेशन होगा उसका रेट क्या होगा, फास्ट होगा एज कम्पेयर टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 डिग्री सेंटीग्रेड। लेट अस कंसीडर स्टूडेंट, आपके पास क्या है, ये एक बीकर में वाटर पड़ा हुआ है। तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट, लेट में कहते हैं ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब ये है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड आपने इसको हीट दी हुई है, तो ये क्या होगा, मतलब कि ये जो मॉलिक्यूल है ये सरफेस पे जल्दी आएगा। जितना जल्दी आएगा तो उतना जल्दी इधर से एवापोरेट हो जाएगा। इसी तरह दूसरा मॉलिक्यूल भी जल्दी आएगा और जल्दी इधर से एवापोरेट हो जाएगा। तो रेट ऑफ एवापोरेशन क्या होगा, तेज होगा। दूसरी बात कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। सरफेस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा है कि वो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स को आसानी से ओवरकम करके निकल जाता है, ठीक है। लेकिन इसके मुकाबले में जो 10 डिग्री सेंटीग्रेड वाला है उसमें क्या है, उसमें यह है कि ये जो बॉटम के मॉलिक्यूल हैं, पहले तो इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने में इतना टाइम लगता है, यानी ये मॉलिक्यूल सरफेस तक आने में क्या करता है, टाइम लगता है इसका। तो जब इसका टाइम लगता है तो इस वजह से क्या होता है कि एक तो ये सरफेस तक आने में टाइम लगता है, तो जब सरफेस पे आ जाते हैं फिर इसकी काइनेटिक एनर्जी पूरा होने में काफी ज्यादा टाइम लगता है कि वो जो है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम करे और इससे निकल जाए स्टूडेंट। तो दैट इज वाई ये हर एक टेम्परेचर पे होते हैं, लेकिन इसका रेट क्या होगा, डिफरेंट होगा एट ईच टेम्परेचर। एवापोरेशन, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिनसे आपका जो एवापोरेशन है स्टूडेंट वो इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट दैट इज सरफेस एरिया। अब स्टूडेंट एज यू हैव नोटिस दैट कि एवापोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना। एवापोरेशन क्या है, एक सरफेस फिनोमेना है। मतलब कि ये अगर आपके पास एक कंटेनर है, इसमें ये लिक्विड है, तो एवापोरेशन इसकी सरफेस पे हो रही है, तो मतलब इट इज अ सरफेस फिनोमेना। अब सरफेस एरिया आपका जितना ज्यादा होगा, सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ही रेट ऑफ एवापोरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा स्टूडेंट। इसकी एग्जांपल इस तरह है स्टूडेंट कि मैं एक कप में मैं लेता हूं 10 ml वाटर, 10 ml वाटर, और इसी 10 ml वाटर को जो है ना मैं ले लेता हूं एक ट्रे में स्टूडेंट, एक ट्रे में मैं इसको ले लेता हूं, ये 10 ml वाटर ये भी है। अब स्टूडेंट मुझे ये बताएं एवापोरेशन किधर ज्यादा होगा। एवापोरेशन स्टूडेंट यहाँ पे ज्यादा होगा, यहाँ पे जो है क्या होगा, स्पीडी रेट के साथ होगा, फास्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे सरफेस एरिया ज्यादा है। जितना सरफेस एरिया ज्यादा है उतने वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा एस्केप होंगे, जितने वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा एस्केप होंगे इसका मतलब है कि स्टूडेंट उतना एवापोरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा स्टूडेंट। तो बिकॉज ऑफ द सरफेस फिनोमेना एज वी इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड द रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीजेस। द अनदर फैक्टर स्टूडेंट that is intermolecular forces, intermolecular forces student, the another factor is intermolecular forces, intermolecular forces। याद रखिएगा स्टूडेंट, एक लिक्विड मॉलिक्यूल आपका सरफेस पे आ गया, अब सरफेस से उसको
वो खुद को छुड़ाने के लिए उसको वो इंटर मालिक्यूलर फोर्स ओवरकम करनी होगी। अब स्टूडेंट क्या होगा, ये आपके पास एक लिक्विड है, ये इधर सरफेस पे आ गया। वैसे स्टूडेंट आपको मैंने पहले भी बता दिया कि एक जो इंटीरियर में जो मालिक्यूल होते हैं सरफेस पे नहीं, ये दरमियान में, तो उसका क्या होता है कि उसको चारों साइडों से जो है ना वो मालिक्यूल अपनी तरफ जो है ना वो क्या कर रहे होते हैं, खींच रहे होते हैं। ये मैंने इंटीरियर की बात की है, इंटीरियर की। लेकिन जो सरफेस पे मालिक्यूल होगा स्टूडेंट, उसका क्या होगा कि उसको ये मालिक्यूल अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा और ये अपनी तरफ खींचेगा। अब क्या होगा स्टूडेंट, इसको, लेकिन इसके ऊपर कोई दूसरा मालिक्यूल नहीं है जो इसको अपनी तरफ खींचे। एज ए रिजल्ट क्या होगा कि इसमें एक इनवर्ट पुल प्रोड्यूस होगा। ठीक है स्टूडेंट, जो इनवर्ट पुल प्रोड्यूस होगा, अब इसको इवेपोरेट करने के लिए ये जो इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस हैं, इससे, इससे और इससे, ये इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस अब इसको ओवरकम करनी है। तो स्टूडेंट ये इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस जितनी स्ट्रांग होंगी उतना स्टूडेंट रेट ऑफ इवेपोरेशन स्लो होगा। जितनी ही ये इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी उतना ही आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा स्टूडेंट, स्ट्रांग, रैपिड होगा, तेज होगा। इसकी एग्जांपल इस तरह स्टूडेंट कि आपके पास वाटर है और आपके पास पेट्रोल है। वाटर भी आप 10 ml ले लें, पेट्रोल भी आप 10 ml ले लें स्टूडेंट, और उसको जो है ना आप धूप में रखें और देखें स्टूडेंट कि कौन सा जल्दी इवेपोरेट होगा। तो यू विल नोटिस दैट कि पेट्रोल जो है ना वो जल्दी इवेपोरेट होगा। क्यों स्टूडेंट, क्योंकि वाटर में स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं जो कौन सी हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। लेकिन अगर आप इसकी बात करें तो इसमें क्या है, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं स्टूडेंट। क्या है, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। अब वीक लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं, मतलब वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन सी है, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं। और लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस स्टूडेंट यू नो दैट कि दे आर वीकर देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टूडेंट। तो इसीलिए अगर आप 10 ml वाटर ले लें और 10 ml पेट्रोल ले लें तो आप देखेंगे कि जो आपका पेट्रोल है ये जल्दी इवेपोरेट होगा, बिकॉज पेट्रोल है वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। लिहाजा जो पेट्रोल के मालिक्यूल्स हैं वो अपने इनवर्ड, उसके नीचे जो मालिक्यूल हैं और राइट और लेफ्ट में जो मालिक्यूल हैं स्टूडेंट, अभी जो मैंने डायग्राम आपके सामने बनाई थी, वो मालिक्यूल खुद को आसानी से छुड़ाएगा और स्केप हो जाएगा। लेकिन वाटर के केस में क्या है कि यही जो ये जो है स्टूडेंट, ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसको ब्रेक करना क्या बहुत मुश्किल है। जब बहुत मुश्किल है तो इवेपोरेशन क्या होगा, टाइम लेगा। अब स्टूडेंट इसमें यह बात है, यू नोटिस दैट कि आपका जो पेट्रोल है स्टूडेंट वो जल्दी इवेपोरेट हो रहा है। इसी तरह आप अगर ईथर को देखें, ईथर को, तो ईथर की भी जो है ना जो आपके पास इवेपोरेशन है स्टूडेंट वो बहुत रैपिड है। उसकी भी वजह यही है कि उसके अंदर क्या है, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है स्टूडेंट। अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि ईथर और पेट्रोल जो है स्टूडेंट ये बहुत जल्दी इवेपोरेट हो रहा है। तो जो सब्सटेंस स्टूडेंट जितना जल्दी इवेपोरेट होगा, मतलब जिनकी रैपिड इवेपोरेशन होगी, तो सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड वोलेटाइल सब्सटेंसेस स्टूडेंट। तो आप कह सकते हैं कि आपका जो पेट्रोल है ये वोलेटाइल है, जो ईथर है स्टूडेंट ये क्या है, वोलेटाइल है। तो स्टूडेंट ये आपका दूसरा फैक्टर आ गया कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी स्ट्रांग होंगी उतना आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, स्लो होगा स्टूडेंट। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी स्ट्रांग होंगी उतना ही आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा स्टूडेंट, स्लो होगा। अब जो तीसरा फैक्टर आ जाता है स्टूडेंट, दैट इज अ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के हवाले से ये स्टूडेंट कि इट अकर एट ऑल टेम्परेचर। एवोपरेशन के लिए टेम्परेचर का मसला नहीं है कि टेम्परेचर कितना है, होगा हर एक टेम्परेचर पे, लेकिन स्टूडेंट डिफरेंट रेट के साथ होगा। मतलब कि एवोपरेशन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी हो रहा है, एवोपरेशन 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी हो रहा है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी हो रहा है स्टूडेंट। हो तमाम टेम्परेचर पे रहा है, हर टेम्परेचर पे हो रहा है। लेकिन स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे एवोपरेशन होगी स्टूडेंट वो क्या होगी, वो रैपिड होगी। 25 पे इसके मुकाबले में क्या होगी, स्लो होगी। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा स्टूडेंट, फिर सबसे स्लो होगा स्टूडेंट। अब ऐसा क्यों है स्टूडेंट, ये जो रेट ऑफ इवेपोरेशन में जो डिफरेंस आ रहा है ये क्यों आ रहा है स्टूडेंट अगर आप बात करें इस पे, तो ये इस वजह से आ रहा है कि ये मेरे पास इवेपोरेशन है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये मेरे पास है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे।
और ये अगर मैं बात करूं तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, या स्टूडेंट इसको 0 के बजाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें। ये स्टूडेंट तीनों लिक्विड आपके पास सेम है। लेट मैं कहता हूँ वाटर है, ये भी वाटर है, ये भी वाटर है, ये भी वाटर है स्टूडेंट। अब क्या होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे रैपिड इसलिए होगा कि एक 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका जो वाटर के मालिक्यूल्स होंगे स्टूडेंट, इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सफिशिएंट होगी। काइनेटिक एवरेज काइनेटिक एनर्जी इनकी ज़्यादा होगी। जब एवरेज काइनेटिक एनर्जी इनकी ज़्यादा होगी तो क्या होगा स्टूडेंट कि वो इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को आसानी से ओवरकम करेंगे। जब आसानी से ओवरकम करेंगे तो आसानी से जो है क्या हो जाएंगे, स्केप हो जाएंगे। तो जितने आसानी से स्केप होंगे स्टूडेंट उतना रेट ऑफ एवोपरेशन आपका क्या होगा, तेज होगा। इसके मुकाबले में स्टूडेंट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो एवोपरेशन होगी स्टूडेंट, ये भी एवोपरेशन है, लेकिन यहाँ पे ये जो मालिक्यूल्स हैं इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के ये बहुत ज़्यादा है स्टूडेंट। क्या मतलब कि आप कहते हैं कि मैक्सिमम है। और अगर आप यहाँ पे बात करें तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे काइनेटिक एनर्जी है वो जी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के मुकाबले में क्या कम है स्टूडेंट। तो मालिक्यूल जो है वो सरफेस पे, एक तो सरफेस तक आने में थोड़ा टाइम लेगा, तो जब सरफेस पे आएगा तो उसकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो इस 100 के मुकाबले में कम है। मतलब कि वो इंटर मालिक्यूलर फोर्स को ओवरकम करने में क्या लेगा, टाइम लेगा, खुद को छुड़ाने में टाइम लेगा। तो वो जो टाइम लेगा उस टाइम की वजह से रेट ऑफ एवोपरेशन 25 डिग्री सेंटीग्रेड के केस में क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा स्टूडेंट। अब जब आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे आते हैं तो 10 में आपका टेम्परेचर और भी गिर जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है स्टूडेंट ये सबसे कम है, लोएस्ट काइनेटिक एनर्जी है। मतलब एक तो मालिक्यूल जो है ना ये सरफेस तक आने में टाइम लेगा, तो जब सरफेस पे आ जाएगा फिर उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी इतनी कम है स्टूडेंट कि वो जो इंटर मालिक्यूलर फोर्सेज हैं इसके नीचे जो मालिक्यूल है उससे छुड़ाने में और राइट और लेफ्ट से खुद को छुड़ाने में क्या लेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि ये सबसे क्या होगा, स्लोएस्ट होगा स्टूडेंट। ये सबसे स्लोएस्ट एवोपरेशन होगी स्टूडेंट। ये फिर क्या होगी स्टूडेंट, ये फिर फास्टर होगी, ये फिर फास्टर होगी। लेकिन अगर आप इसको देखें स्टूडेंट तो ये क्या होगी, फास्टेस्ट होगी स्टूडेंट। तो स्टूडेंट दैट्स ऑल अबाउट एवोपरेशन स्टूडेंट। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा स्टूडेंट। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें स्टूडेंट। इंशाल्लाह इस चैनल पे आपको बहुत ही मुफीद मवाद मिलने वाले, बहुत ही अच्छा मटेरियल होगा स्टूडेंट, और इंशाल्लाह आपको क्वालिटी मटेरियल स्टूडेंट आपको मिलेगा। बाय द वे, थैंक यू स्टूडेंट।